नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और आज की क्लास में अपन हिंदी व्याकरण के और एक टॉपिक को कंटिन्यूअस रखने वाले हैं, जिसके अंदर अपन शब्द विचार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो है वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अब अपन जिस चीज़ को अपनी पाठ्य सामग्री लेकर के चल रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड की और एक ऑथोराइज्ड पाठ्य पुस्तक कक्षा 9, 10, 11 और 12 के अंदर चलने वाली पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इसी को आधार मान करके, जो कि राजस्थान के अंदर होने वाली किसी भी वैकेंसी के अंदर अगर हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके अंदर एक ऑथोराइज्ड बुक के रूप में और ये किताब है वो प्रचलित है। और इसी में से अपन ये जो चीज़ें हैं वो कवर करने वाले हैं। चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यूअस करते हैं। अपन मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके अंदर तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो देख चुके थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जो देशज और विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए ये अपनी पाठ्य पुस्तक और इसमें से अपन चर्चा करने वाले हैं जो देशज और विदेशज शब्द हैं उनकी। वर्ण वगैरह की चर्चा भी अपनी हो चुकी है। तत्सम तद्भव शब्द हैं उनकी भी चर्चाएं अपनी हो चुकी हैं। चलिए आज बात करते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उन्हीं में, और अपनी चर्चा रहेगी देशज शब्द जो कि क्षत्रिय शब्द होते हैं मुख्य रूप से। देखिए किस प्रकार से इन शब्दों को अपन पहचान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो देशज शब्द। देखिए ये उत्पत्ति के आधार पर ही शब्द हैं। तत्सम और तद्भव, तत्सम वो शब्द जो कि संस्कृत भाषा के समान ही उसी रूप में सीधे के सीधे हिंदी में अपना लिए गए, वो तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत भाषा वाले शब्द हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करके आम बोलचाल की भाषा के अनुरूप और जो बोलने में आसान होते हैं उनके आधार पर उनको अंदर थोड़ा बदलाव करके और उनको हिंदी में अपना लिया गया, वो हैं तद्भव शब्द। अब अपन बात करते हैं देशज शब्द। तो इसके अंदर देखिए क्या है कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग शब्द, और जो बाद में धीरे धीरे लगातार प्रचलित रहे तो वो हिंदी भाषा के अंदर शामिल हो गए, जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो, यानी कि क्षेत्र के अंदर अपने व्यवहार के अंदर व्यवहारिक शब्द हैं वो, या उसका जो स्रोत है वो पता नहीं है। ठीक है, तो वो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात मुख्य रूप से आम जो लोग हैं जनता है उनके बीच में किसी क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वो उस शब्द को यूज़ करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे उस क्षेत्र शब्द है वो इतना ज़्यादा प्रचलित हो जाता है कि बाद में हिंदी भाषा के अंदर उसको अपना लिया जाता है। तो ऐसे शब्द हैं वो क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब कि एज ए ये लोकल शब्द होते हैं और वो बाद में हिंदी भाषा के अंदर आ जाते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। अब ये शब्द क्या है कि आम बोलचाल की भाषा के अंदर कि ये काम चलो फटाफट कर, है ना, परात लेकर के आ, है ना। ढोर जैसे पशुओं के लिए ये शब्द यूज़, है ना। बस खचाखच भरी हुई थी। तो ये शब्द हैं वो क्या है कि लोकल जो लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनके अंदर आम बोलचाल की भाषा के अंदर इनको काम में लिया जाता है और बाद में ये हिंदी के अंदर शामिल कर लिए गए। तो ऐसे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब देशज शब्द हैं वो भी किस प्रकार से बने, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो अपनी गढ़ंत से बने शब्द, यानी मुख्य रूप से अपने अंतर्मन के अंदर उमड़ रही जो भावनाएं, मन के अंदर जो कुछ आया वो बोल दिया। ठीक है, अब जैसे बस खचाखच भरी हुई थी, है ना, तो ये होल खचाखच भरा हुआ था। ठीक है, परात लेकर के आना, ये काम फटाफट करो, मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। तो ये शब्द क्या है कि जो मन के अंदर जो भावनाएं उमड़ी, वो भावनाएं जिन शब्दों से बाहर आई उन शब्दों को ही क्या कह दिया गया? देशज शब्दों के अंदर शामिल कर लिया गया। जो अपने अंतर्मन से जो गढ़े गए शब्द थे वो देशज शब्दों के अंदर आए। जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध, इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अति आवेश में या अत्यधिक खुशी के अंदर जो मनगढ़ंत ध्वनियाँ हैं, है ना, मन के अंदर उपजने वाली जो ध्वनियाँ, यही ध्वनि बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय यानी कि क्षत्रिय लोग
इसका प्रयोग करता है तो धीरे धीरे ये शब्द हैं वो साहित्य में भी उपयोग में होने लगते हैं। जैसे उधम, उधम मचाना, अंगोछा, खुरपा, ढोर, ठीक है, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट होना, है ना। आम बोलचाल के अंदर कि इन दोनों के बीच में खटपट हो गई है ना, चुटकियों में ये काम कर देंगे, है ना, तू तो बहुत बड़ा बुद्धू है। तो ये शब्द हैं वो अपने अंदर भाव के अंदर निकलने वाले शब्द हैं, तो ये देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। द्रविड़ भाषा से आए हुए कुछ शब्द हैं, ठीक है, तो ये भी किसमें, देशज शब्दों के अंदर, जैसे अनल, है ना, ये आग के लिए यूज होने वाला शब्द है। कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये शब्द क्या हैं, द्रविड़ भाषा के शब्द हैं जो देशज भाषा के अंदर शामिल किए जाते हैं। मुख्य रूप से ऐसे कोई नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा शब्द द्रविड़ भाषा का है या कोल संथाल कौन सा है, फारसी भाषा का कौन सा है, ऐसे यूँ इतना ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाता, लेकिन इतना जो डिफरेंस है वो ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ये देशज है या विदेशी शब्द है या आपका तत्सम है, तद्भव है। तो ये द्रविड़ भाषा से आने वाले शब्द हैं वो भी, और जो अपने मनगढ़ंत शब्द हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर कोल या संथाल, ये अलग अलग प्रजातियां, इनके द्वारा आने वाले शब्द कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, ये सब सारे के सारे शब्द हैं वो हिंदी के अंदर अब यूज़ होने लगे हैं। लेकिन मूल रूप से ये किसके थे, उत्पत्ति कहाँ से हुई, कोल या संथाल जो प्रजातियां हैं उनसे ये जो शब्द हैं वो उत्पन्न हुए और बाद में हिंदी के अंदर अपना लिए गए। तो ये थे देशज शब्द। अब बात करते हैं अपन विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द। तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से, ठीक है, यानी कि राजनेताओं का अलग अलग संपर्क होता है, इकोनॉमिकली अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, धर्म के आधार पर जुड़ी होती हैं, संस्कृति के आधार पर जुड़ी होती हैं, भाषाओं का आदान प्रदान होता है, लोगों के बीच में माध्यम है वो अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ कॉमन वर्ड जो दूसरी भाषा के हैं लेकिन बार बार यूज़ होने के कारण उनको क्या है, हिंदी भाषा के अंदर शामिल कर लिया गया। तो सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाएं हैं उनके शब्द भी आ जाते हैं, और ऐसा ही हिंदी के अंदर भी हुआ। तो अन्य देशों से आने वाले, अन्य देशों की भाषाओं से आने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाए, विदेशी शब्द कहलाए। अब हिंदी के अंदर भी अलग अलग अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूस से आने वाले रूसी शब्द, जापानी, तिब्बती, यूनानी आदि भाषाओं के शब्द हैं वो हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं। अब ये कुछ यूँ नहीं कि बहुत ही छोटे समय के अंदर ही और ये हिंदी भाषा के अंदर आ गए, लगातार लंबा कालखंड इसके अंदर गुजरा और धीरे धीरे ये शब्द बार बार यूज़ होते गए, तो फिर हिंदी के अंदर इनको अपना लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। देखिए कौन कौन सी भाषा से कौन कौन से शब्द आए। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी के अंदर आमतौर पर यूज़ होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि केवल यही शब्द यूज़ होते हैं, और भी कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो इंग्लिश के शब्द जैसे अफसर है ना, अब अफसर शब्द है ये नॉर्मली हिंदी भाषा के अंदर यूज़ किया जाता है। एजेंट, ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति का कोई प्रतिनिधि बैठा हुआ है, अब अपन ये नहीं कहते कि ये इसका प्रतिनिधि है, अपन ये कहते हैं कि ये इसका एजेंट है ना। ये एजेंट शब्द हिंदी भाषा के अंदर यूज़ करते हैं। क्लास है ना, क्लास किसी भी वर्ग के लिए या किसी कक्षा के लिए। अब अपन बार बार कक्षा कक्षा या फिर कोई वर्ग इस तरह से नहीं करके अपन की जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये शब्द हैं वो बहुत बार हिंदी के अंदर आम तौर पर बोले जाते हैं। तो इनको क्या है, हिंदी भाषा के शब्द मान लिया गया, जबकि मूल रूप से ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अर्थात ये हिंदी भाषा में कहाँ से आए, अंग्रेजी भाषा से आने वाले शब्द हैं। क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल। अब स्कूल का हिंदी शब्द है वो तो विद्यालय है, लेकिन बहुत बार हिंदी के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन बुक्स के अंदर स्कूल शब्द ही लिखा हुआ मिलता है। तो स्कूल शब्द है वो हिंदी में कहाँ से आया, अंग्रेजी से। पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, शूट, स्वेटर, टिकट। अब ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के अंदर अपन बहुत बार यूज़ करते हैं, अमूमन यही शब्द यूज़ करते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तो इनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी विदेशी शब्द हैं ये। फिर अरबी भाषा से आने वाले शब्द ये लगभग जो उर्दू भाषा है उससे मिलते जुलते से होते हैं। ठीक है, तो देखिए अक्ल है ना, बुद्धि के लिए यूज़ करते हैं। अदालत,
आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, ठीक है। जनाब, जलसा, जिला, है ना, जिला, तहसील, ये शब्द हैं वो किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी के अंदर अब काम में आते हैं। नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के हैं, जो कि हिंदी के अंदर अब वर्तमान में शामिल कर लिए गए हैं। फारसी भाषा के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, ठीक है। खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, जुकाम शब्द है वो किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। तनख्वाह है, तबाह है। अब ये शब्द देखो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट से लगते हैं, यूँ पढ़ेंगे तब अपने आप अपने को लगेंगे कि ये शब्द है वो पूछा जा सकता है। तनख्वाह है, ठीक है। तबाह है, दर्जी, दीवार, नमक। अब देखो नमक कॉमन सा शब्द है ना। बीमार, तो ये शब्द हैं वो ज़्यादा यूँ इनके ऊपर फोकस पढ़ेंगे तब आपको यूँ अपने आप महसूस होगा कि ये शब्द है वो यूँ इम्पोर्टेंट है, आमतौर पर यूज़ होता है। जैसे खून है ना, खर्च है, तो ये शब्द हैं वो यूँ पूछे जाने वाले से हैं। नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि शब्द हैं वो किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में पुर्तगाली भाषा से आने वाले शब्द हैं, तो उनके अंदर मुख्य रूप से अचार, अगस्त। अब अचार शब्द है वो पूछा जा सकता है। आलपिन, आलू, आया, अनन्नास, इस्पात, स्टील को जिसको बोलते हैं, तो इस्पात शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का है। कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, ठीक है, ये पुर्तगाली भाषा का। फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज़, लबादा, संतरा, साबुन, ये शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के हैं। तो इनको क्या है कि बस इनका तरीका यही है, रट नहीं सकते अपन कि पपीता है ना, पपीता पुर्तगाली का है, पपीता पुर्तगाली का है, ऐसे कितनी बार रटेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन इनको क्या करें अपन, बिल्कुल से यूँ जैसे एक बार पढ़ दिया, पढ़ करके ठीक है अगले टॉपिक में चले गए, फिर वापस जब अपने रिवीजन के अंदर आया फिर पढ़ दिया, यही तरीका है इनको कि फिर ये जुबान के ऊपर सेट हो जाते हैं कि हाँ ये इस भाषा का शब्द है। यानी कि मेन चीज़ क्या है, अपनी एक पढ़ने की आदत है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अपन उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो अपन ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे एकदम से कंठस्थ हो जाए और बाद में कभी इसको भूलें ही नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है। भूलना है वो मनुष्य की प्रवृत्ति है, भूलेंगे ही भूलेंगे। हर कोई जो किसी भी बड़ी से बड़ी जॉब पर पहुंच चुका है वो भी याद करता था, निश्चित तौर के ऊपर भूलता ही था। अब तरीका क्या है कि इतनी बार पढ़ो उनको कि वो अपनी आदत में आ जाए। जैसे कि अपन साइकिल चलाना सीखते हैं। अब जब साइकिल चलाना सीखते हैं उस समय हमें याद नहीं रहता, कभी अपन सोचते हैं कि हमें स्टीयरिंग संभालना है, कभी ब्रेक लगाना होता है तब पेडल भूल जाते हैं, पेडल चलाने होते हैं उस समय ब्रेक भूल जाते हैं, स्टीयरिंग भूल जाते हैं, आगे देखना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब अपन थोड़े दिनों तक अभ्यास करते हैं उसके बाद में वो अपनी आदत बन जाती है। अपन सोच कुछ रहे होते हैं और साइकिल है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, वाहन अपने आप चलता रहता है, हाथ पैर अपने आप काम करते रहते हैं, नज़र अपने आप काम करती रहती है। बस ऐसा ही अध्ययन के साथ होना चाहिए कि अपन इसको कम से कम 4 बार 5 बार यूँ पढ़ें तो अपनी आदत में बन जाएंगे। और उसके बाद अपना माइंड है, अगर कोई चीज़ उस समय अपने याद भी नहीं है तो माइंड ऑटोमेटिक ऐसे ऑप्शन के ऊपर जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है, अंदर से आवाज़ आएगी बिल्कुल। तो पढ़ाई है वो इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी यूँ अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली होनी चाहिए ताकि अपन बिल्कुल भी घबराएं नहीं एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तुर्की भाषा से आने वाले शब्द हैं तो आका, है ना, आका शब्द यूँ जो बड़ा जो होते हैं यूँ अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना काम करने वाले जो खास रुतबा रखते हैं तो वहाँ पर अपने जो आला कमान होती है उसको आका बोला जाता है ना। तो उर्दू स्वयं शब्द देखो, अब ये कितना इम्पोर्टेंट है ना कि उर्दू शब्द किस भाषा का है, तो मूल रूप से उर्दू शब्द किसका है? तुर्की भाषा से आने वाला शब्द है। काबू, कैंची, कुर्की,
है ना, किसी मकान को यूँ किसी जगह को कुर्क करना, ये कुर्की शब्द, ठीक है नहीं हो। कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, है ना। याद रखें बीबी शब्द है वो किसका है, तुर्की भाषा का है। बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय, है ना, रहने का स्थान जो होता है सराय, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। फिर फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा से आने वाले शब्द हैं उसमें अंग्रेज। अब देखो अंग्रेज शब्द है वो अंग्रेजी का नहीं है, अंग्रेज शब्द किस भाषा का है, फ्रेंच का है। कितनी देखो इसके अंदर रोचक चीज़ है। काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रो, सूप आदि शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के हैं। फिर चीनी भाषा से आने वाले शब्द हैं, चीन से चाय, है ना, याद ही रख लेंगे ये तो, चाय चीनी, है ना, तो चीनी भाषा से आने वाला। लीची, लोकाट, तूफान, ये शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, चीनी भाषा से। डच भाषा से आने वाले शब्द ये दो दो तीन तीन हैं, इनमें से भी कई बार शब्द हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तुरूप, चिड़िया, ड्रिल, ये डच भाषा से आने वाले। जर्मनी भाषा से, है ना, नाथसी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है ना, किंडरगार्टन पद्धति, है ना, तो जो शिक्षण विधियों के अंदर मुख्य रूप से काम में ली जाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। तो ये किंडरगार्टन शब्द है वो किस भाषा से आने वाला है, जर्मनी भाषा से आने वाला शब्द है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो तिब्बती भाषा से लामा और डांडी, है ना, ये दोनों शब्द जो हैं वो कहाँ से, तिब्बती भाषा से। रूसी भाषा से आने वाले शब्दों के अंदर जार, सोवियत, है ना, सोवियत रूस, ये तो याद ही रह जाएगा। रूबल, स्पुतनिक, ठीक है, ये स्पुतनिक विमान वगैरह के लिए यूज़ होता ही है, आया है, तो रूसी भाषा से आने वाला शब्द है। बुजुर्ग, अब देखो ये कितना अच्छा शब्द है ना, बुजुर्ग शब्द है वो कहाँ से है, रूसी भाषा से है, लूना। फिर यूनानी भाषा से शब्द आने वाले हैं एकेडमी। अब एकेडमी अक्सर यूज़ करते हैं अपन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ करते हैं एकेडमी शब्द, है ना, तो ये यूनानी भाषा का है। एटम, एटलस, ठीक है, ये इसके बाद में टेलीफोन और बाइबिल, बाइबिल है वो किसका है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। इसके बाद में कुछ संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर ही हैं, देखो ये, है ना, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। संकर का मतलब क्या है, इसके अंदर देशज और विदेशज, है ना, दोनों यानी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं, तो वो संकर भाषा के शब्द हैं। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनने वाले शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से बनने वाले हैं। तो वर्षगांठ, इसके अंदर वर्ष शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, ठीक है, जो तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएगा। और गांठ ये हिंदी भाषा का तद्भव शब्द है, ठीक है ना, चंद्रबिंदु, तो ये तत्सम तद्भव दोनों मिलकर के वर्षगांठ शब्द बना। उद्योगपति, उद्योग शब्द है वो संस्कृत भाषा का, पति शब्द है वो हिंदी भाषा का। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का, यात्री संस्कृत भाषा का। टिकट घर, तो टिकट है वो अंग्रेजी भाषा का, घर हिंदी भाषा का। नेक नियत, नेक शब्द है वो फारसी भाषा का, नियत है वो अरबी भाषा का, ठीक है। जांचकर्ता में जांच है वो फारसी भाषा का और कर्ता हिंदी भाषा का। बेडंगा, है ना, तो बेडंगा में क्या होगा, बे शब्द है वो फारसी भाषा का और ढंगा शब्द है वो किसका होगा, हिंदी का। इसके बाद में बेआब, बे शब्द फारसी भाषा का और आब शब्द है वो किसका, अरबी भाषा का। तो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनने वाले ये वर्षगांठ, उद्योगपति, रेल यात्री, टिकटघर, नेक नियत, जांचकर्ता, बेडंगा, है ना, और ये आपका बेआब, ये शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, मुख्य रूप से संकर शब्द हैं। ये अलग अलग भाषाएं इसके अंदर शामिल हुई हैं, यानी कि इनके दो अलग अलग पार्ट हैं वो इस प्रकार से। इसके बाद में अपन देखते हैं सज़ा प्राप्त, है ना, किसी व्यक्ति को सज़ा मिली हो, सज़ा प्राप्त। सज़ा शब्द है वो फारसी भाषा का, प्राप्त शब्द हिंदी भाषा का। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी भाषा का, तस्तरी शब्द है वो फारसी भाषा का। बेकायदा, अब ये बे शब्द है वो तो हमेशा ही जिसमें लग रहा है तो याद रखें इसको, ये फारसी भाषा का। फिर कायदा शब्द है वो अरबी भाषा का।
फिर बम वर्षा, बम शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का और वर्षा शब्द है वो किसका, हिंदी भाषा का। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये जो शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से तो चार प्रकार के हैं, जिसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसके बाद में ये संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के होते हैं, ये भी उत्पत्ति के आधार पर शामिल किए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो अपन शामिल करते हैं यहाँ पर, ये है रचना के आधार पर शब्द हैं, वो अलग अलग 3 प्रकार के हैं। यानी किस प्रकार से इनको बनावट कैसे हुई, इनकी शब्द हैं वो निर्मित कैसे हुए। ठीक है, एक तो इनका सोर्स क्या था, तो सोर्स के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर तो अपने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया। अब उस स्रोत से भी ये शब्द बने कैसे कैसे, है ना, कैसे कैसे इनका उपयोग हुआ, तो ये बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार के हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूढ़ शब्द, इसके बाद में यौगिक शब्द और इसके बाद में योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द मुख्य रूप से किसी स्थान विशेष के ऊपर प्रचलित हुए, किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, किसी स्थान के ऊपर विशिष्ट अर्थ के अंदर प्रचलित होने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो अब देखिएगा, रूढ़ शब्दों के अंतर्गत अपन देखते हैं, ये देखिए रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हैं, तो इनके अंदर देखो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, यानी कि लगातार किसी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रयुक्त होते आए, ठीक है, इसी कारण विशिष्ट अर्थ के अंदर प्रयुक्त हुए और लगातार प्रचलित हो गए, वो क्या कहलाए, रूढ़ शब्द कहलाए। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, यानी कि एक निश्चित अर्थ निकलता है एक ही इकाई का, यानी कि जो वर्णों का मेल होकर एक शब्द बन रहा है। ठीक है, इन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती। ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसेस ज्ञात नहीं है, लेकिन लगातार उपयोग में होते आए। ठीक है, तो इनको कोई अन्य अर्थ भी इनका नहीं होता है, यानी एक निश्चित अर्थ के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे दूध, ठीक है, तो इसका कोई भी अन्य अर्थ नहीं निकल सकता। गाय, तो इसका कोई भी अन्य अर्थ नहीं निकलेगा। रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री, है ना, ये ऐसे शब्द हैं जो लगातार यूज होते आए। कैसे शब्दों के अंदर आएंगे, ये रूढ़ शब्दों के अंदर आएंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं रचना या के आधार पर, मुख्य रूप से रचना के आधार पर दूसरे शब्द यौगिक शब्द, है ना। तो सीधा ही इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यौगिक शब्दों के अंदर कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी दोनों शब्द हैं वो अलग अलग भी सार्थक होते हैं, और दोनों मिलकर के भी एक संयुक्त अर्थ के अंदर प्रयुक्त होते हैं, मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध करवाते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, है ना, तो विद्यालय में विद्या का अपने आप में अलग अर्थ है। ठीक है, विद्या अर्जित करना, यानी कि पढ़ना लिखना, ज्ञान अर्जित करना। और आलय, आलय का मतलब घर या स्थान कोई। ठीक है, अब विद्यालय यानी ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है, विद्यालय, स्कूल। ठीक है, यूँ रहेगा। इसके बाद में अपन शब्द देख रहे हैं प्रेम सागर। तो प्रेम अपने आप में एक अलग अर्थ देने वाला शब्द है, सागर अपने आप में अलग अर्थ देने वाला शब्द है, और दोनों मिलकर के भी एक अपने आप में क्या दे रहे हैं, अलग अर्थ दे रहे हैं। प्रतिदिन, तो प्रति और दिन। दूध वाला, दूध प्लस वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, तो ऐसे 2 अलग अलग शब्दों के जिनका स्वयं का भी अपना अर्थ है, और मिलकर के भी जो नया शब्द बना रहे हैं उसका भी एक नया अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। इसके बाद में देखिए तीसरे जो आते हैं वो हैं योग रूढ़ शब्द। अब ये देखो दोनों नाम इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। योग मतलब इसमें यौगिक शब्द भी, 2 शब्दों का योग भी है, और इनका कोई तीसरा अन्य अर्थ भी आ रहा है, तो योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, तीसरा अर्थ, यानी कि यहाँ योग रूढ़ शब्द मुख्य रूप से यूँ ध्यान रखें अपन कि जहाँ बहुव्रीहि समास जैसा अपने को एहसास होगा, बहुव्रीहि समास का अर्थ देने वाले यानी अन्य अर्थ देने वाले शब्द जो होंगे वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, योग रूढ़ कैटेगरी के अंदर आएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तीसरा अर्थ देने वाला जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ होंगे। ठीक है, अब जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में तो ये डायरेक्ट सीधा अर्थ देता है। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है। प्रतिदिन, तो हर एक दिन। ठीक है, प्रति प्लस दिन, तो इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, सीधा अर्थ निकल रहा है प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो शब्द आएंगे वो योग से तो बनेंगे, लेकिन इनका अर्थ है वो कोई अन्य निकलेगा, तो ये योग रूढ़ शब्द होंगे।
वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर के किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। विशिष्ट अर्थ मतलब तीसरा अन्य अर्थ, जैसे पीताम्बर, पीला एक रंग है, अंबर वस्त्र के लिए यूज हो रहा है। अब पीताम्बर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पीला वस्त्र, पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र नहीं है। पीताम्बर का मतलब ऐसा है कि वह जो पीले वस्त्र धारण करता है, पीताम्बर यानी कि विष्णु। तो तीसरा अर्थ निकला यहाँ पर। तो योग से बना है किंतु अपने मूल अर्थ से इतर, इतर मतलब हटकर अलग, शब्द का अर्थ आ रहा है विष्णु। ठीक है, तो ये विष्णु शब्द ये क्या हुआ, पीताम्बर यहाँ पर क्या हो गया, योगरूढ़ शब्द हो गया। पीत प्लस अंबर इन दोनों के योग से बनने वाला, और तीसरा अर्थ क्या आया, विष्णु। ठीक है, तो ये पीताम्बर शब्द यहाँ पर क्या है, योगरूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 आनंद वाला रावण। ठीक है, गजानंद, ठीक है, जलज जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, कमल। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, वह। ठीक है, तो ये क्या है, अन्य अर्थ दे रहे हैं। घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द हैं वो क्या हैं, योगरूढ़ हैं। षडन तो सट प्लस आनंद, तो सट और आनंद दो अलग अलग शब्द भी हैं, यानी कि योग भी हुआ, और इसका अर्थ है वो भी क्या निकला, अलग अन्य अर्थ निकला। ठीक है, तो ये क्या होंगे, योगरूढ़ शब्द होंगे। तो ये मुख्य रूप से किसके आधार पर हो गए, अपन देख रहे हैं रचना के आधार पर ये शब्द हैं वो अलग अलग हो गए। अब देखिएगा तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, यानी इनका जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है शब्दों का, तो उनके अंदर कुछ विकार उत्पन्न होता है या नहीं होता है। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर रूप परिवर्तन, यानी कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या उसको प्रयोग करने के दौरान मात्राओं का, ठीक है, लिंग का, वचन का, उनका कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। उसके आधार पर हिंदी में शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले हैं विकारी शब्द, यानी कि जिनको किसी भी शब्द में उपयोग, किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो उनको अलग ढंग से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन एक वचन में कि वह व्यक्ति कौन है। ठीक है, ठीक है, अब व्यक्ति शब्द है वो एक वचन के अंदर व्यक्ति यूज हो रहा है, और बहुत सारे शब्दों के अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्तियों के लिए, है ना, तो व्यक्तियों, व्यक्ति। ठीक है, महिला, महिलाएं, ऐसे यूं वचन के आधार पर इनका प्रयोग है वो अलग अलग हो रहा है, परिवर्तित होकर के हो रहा है। तो जिनमें परिवर्तन होता है किसके आधार पर, लिंग, वचन, पुरुष कारक या काल, यानी कि समय के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होकर के वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के अंदर समस्त संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द आते हैं। अब इनको आगे अलग अलग टॉपिक के अंदर सारे की सारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब अलग से पढ़ा जाएगा। तो ये आते किसके अंदर हैं, विकारी शब्दों के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अविकारी या अव्यय शब्द, अविकारी को ही अव्यय कहा जाएगा, यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल आदि का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे वह लड़का कौन है, ठीक है, और उसी के साथ अपन कहें कि वह लड़की कौन है, तो वह शब्द है वो ना तो लड़की के साथ चेंज हुआ ना लड़के के साथ चेंज हुआ, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये वह शब्द है वो क्या हो गया, अव्यय या अविकारी शब्द हो गया। तो जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, है ना, ये पुरुष और कारक अलग अलग शब्द हैं, है ना, आदि काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, वैसे के वैसे ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का स्वरूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, यानी क्रिया अलग है, विशेषण अलग है, और क्रिया विशेषण अलग है। क्रिया विशेषण शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे देखेंगे सभी अपन। संबंध बोधक, है ना, जैसे वह, तुम, है ना, ऐसे ये शब्द, मेरा, ठीक है, तो ये क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक हैं, समुच्चय मतलब 2 शब्दों को जोड़ने वाले, स्त्री और पुरुष, तो ये और शब्द है ना।
महिला तथा पुरुष, इस प्रकार से तथा शब्द है तो समुच्चय बोधक, समुच्चय जोड़ने वाले। विस्मय उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ये सब क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं, जो मुख्य रूप से अविकारी शब्द होते हैं। अर्थात इनका जब प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य के अनुसार इनका स्वरूप बदलता नहीं है। तो मुख्य रूप से ये प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। अविकारी को ही अपन क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोलते हैं। अब अपन देखते हैं अर्थ के आधार पर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आगे, पूरी हिंदी व्याकरण है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। इन सब को अपन देखेंगे भी आगे, लेकिन यहाँ पर जनरल इनका इंट्रोडक्शन आ रहा है। अर्थ के आधार पर यानी कि कैसा अर्थ दे रहे हैं, तो एकार्थी शब्द, एक ही विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता, वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे दिन, अब दिन शब्द अपन ने बोला तो सीधी बात है कि अपन इसके बारे में यूं ही बोलेंगे कि धूप का उजाला, सूरज निकला, दिन हुआ, दिन मतलब दिन, बस। धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अब अपन किसी को कहेंगे नदी शब्द बोलेंगे तो सीधा प्रवाहित होने वाले जल यानी नदी के ऊपर ही जाएगा। नदी का अर्थ कोई भी नाला नहीं समझेगा, कोई पहाड़ नहीं समझेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट आने वाला अर्थ, तो एकार्थी शब्द हुए। इसके बाद में अपन अनेकार्थी, प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंग के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि शब्द है। अब हरि शब्द है तो ये भगवान के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और हरि शब्द है वो मुख्य रूप से किसी प्रजाति विशेष के लिए भी यूज होता है। हरि शब्द है वो वानर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग अर्थों के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द सभी जानते हैं अपन, ठीक है। एक ही शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं मुख्य रूप से, है ना, कि जैसे ऐसे यानी एक किसी अर्थ में अनेक शब्दों को प्रयोग किया जाता है, एक ही अर्थ में अनेक शब्दों को, तो वो पर्यायवाची, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक निकलता है वो क्या है? यहाँ पर देखो अनेकार्थी का मतलब क्या है? अनेकार्थी का मतलब शब्द एक है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या है? कि शब्द अनेक हैं, अर्थ है वो उनका क्या निकलता है? एक निकलता है। तो इस प्रकार से, है ना। तो देखिए वे शब्द जिनका अर्थ समान है, शब्द अलग अलग हैं, अर्थ समान है। यहाँ पर शब्द एक ही है, अर्थ है वो क्या है? अलग अलग हैं। अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीत कराने वाले, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग क्या होते हैं? समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये शब्द किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं, अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द, अमृत के समानार्थी, उसी के समान अर्थ प्रयुक्त करने वाले हैं। विलोम शब्द उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कराएंगे। जैसे दिन का विलोम रात, माता का विलोम पिता, और बाकी खूब सारे विलोम शब्द हैं वो आगे अपन देखेंगे भी। सारे पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी सभी शब्द हैं वो देखेंगे ही देखेंगे। इसके बाद में समुच्चरित होने वाले शब्द, या इनको शब्द युग्म या युग्म शब्द भी कहा जाता है, यानी कि देखने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन मात्राओं का फर्क होता है और अलग अलग ही क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, समान होता नहीं है उच्चारण, समान सा प्रतीत होता है, किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है। वो समानार्थी शब्द है ना होने वाले भिन्नार्थक शब्द होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से समानार्थी प्रतीत होने वाले हैं लेकिन अर्थ है वो क्या होता है? भिन्न होता है। वो युग्म शब्द या शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे आदि और आदि, है ना, तो दी छोटा और दी बड़ा। आदि का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रारंभ से है, और आदि का अर्थ है आदत, है ना। किसी भी चीज़ का, वह व्यक्ति तो शराब का आदि है ना, आदि है, तो यहाँ पर आदि होना मतलब आदत होना, लत लग जाना। और किसी भी कार्य का आदि मतलब प्रारंभ, ठीक है। तो दी छोटी आ रही है तब प्रारंभ है, शुरुआत है, और दी बड़ी आ रही है तो आदत होना या लत लग जाना, इस प्रकार से है, ठीक है। उच्चारण है वो समान प्रतीत होते हुए भी इनके अर्थ हैं वो क्या हैं? भिन्न है। उच्चारण है वो समान प्रतीत हो रहा है, जबकि आदि, दी के ऊपर जोर नहीं दिया अपन ने, मतलब दी छोटी है, और आदि है ना जोर दिया अपन ने, दी बड़ी है, तो लत लग जाना। ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि पूरा बड़ा समूह है और उसके लिए एक शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। तो बोलने के अंदर सुविधा की दृष्टि से कि लंबा वाक्य, सेंटेंस नहीं बोलना पड़े, उस वाक्य के अंश के लिए एक ही शब्द है वो यूज़ कर लिया जाए। तो ऐसे भी खूब सारे उदाहरण आगे देखे जाएंगे। जब किसी वाक्य या वाक्य के अंश या फिर कई शब्दों के समूह है,
उसका तात्पर्य किसी एक ही शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो यह एक शब्द में उस वाक्य का अर्थ निहित हो, तो वह एक शब्द ही क्या होगा, समूह के लिए यूज होगा, समूह के लिए एक शब्द उसको कहा जाएगा। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, तो अब जहाँ जाना संभव न हो, इतना सारा न बोल करके अपने ये कहें कि वह स्थान तो अगम्य है ना, फलां स्थान अगम्य है, मतलब वहाँ जाना संभव ही नहीं है, ऐसे है ना। जो अपनी बात से टले नहीं, तो क्या अटल है ना, कि फलां व्यक्ति है वो जो कह देता है वैसा करता है, वो अपनी बात पर अटल है, अटल है, ठीक है, अपनी बात पर अटल है, टले नहीं, ठीक है, ऐसे बात को नहीं टालने वाला, तो ये अटल। तो इस प्रकार से जो कुछ शब्द युग्म हैं उनकी जगह और क्या आ रहा है, एक शब्द यूज हो रहा है, शब्द समूह के लिए एक शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो देखो समानार्थक प्रतीत होने वाले मतलब अर्थ समान है नहीं, प्रतीत हो रहे हैं, अर्थ है क्या, भिन्न है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसके अंदर, हालांकि ये भी वो आपके शब्द युग्म के अंतर्गत ही इनको लिया जा सकता है, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत समीप होते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ सेम नहीं होता, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग है वो संभव है। तो जैसे फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, जैसे तीर, भाला, ये सब क्या कहलाएंगे, अस्त्र, ठीक है। हाथ से फेंक कर जिनको काम में लिया वो क्या होंगे, अस्त्र होंगे। फिर शस्त्र, तो ये एक शब्द युग्मी है, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, लेकिन अर्थ हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। जिस प्रकार से अपन आदि और आदि ऐसे देखा था, है ना, दी छोटी तो वो प्रारंभ था, और दी बड़ी तो वो क्या था, आदत या लत लगना था। इसी प्रकार से मुख्य रूप से ये शब्द जैसे अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र हैं वो हाथ से फेंक कर काम में लिए जाने वाले उपकरण, और शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, हाथ में ही रखा जाएगा उनको, है ना, फेंका नहीं जाएगा। तो देखिए तलवार, लाठी, चाकू, ठीक है, इनको हाथ में रख करके वार करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, शस्त्र कहलाएंगे, ठीक है। और अस्त्र हैं वो फेंक करके काम में लिए जाएंगे, तीर, भाला आदि, ठीक है। इसके बाद में समूहवाची शब्द, समूह की पहचान कराने वाले, तो जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या सामूहिक वस्तुओं के लिए प्रकट होते हैं वो समूहवाची शब्द कहलाते हैं। ये है कॉमन जानकारी के लिए हैं। इतना यूँ जब शब्द विचार के बारे में पूछेगा तो ये अलग अलग जो टॉपिक होंगे उनके हिसाब से पूछे जाएंगे, है ना। जैसे यूँ पूछेगा कि लकड़ी या पुस्तकों का समूह है, तो ये गट्ठर शब्द, ठीक है, यूँ पूछ लिया जाएगा। ये आम सी चीज़ है, आराम से। चाबियों या अंगूर का समूह है तो क्या कहलाएगा, गुच्छा। माफिया या चोर डाकुओं का समूह है, क्या कहलाएगा, गिरोह है। बहुत ही आम से शब्द हैं जो हर कोई व्यक्ति है वो आराम से इनको एक बार जानता भी है, और अगर नहीं भी जानता है तो एक बार पढ़ लेने के बाद में आराम से इनको ध्यान में रख पाएगा। फिर है रेवड़, तो ये भेड़, बकरी या पशुओं का समूह है वो क्या कहलाता है, रेवड़ कहलाता है। इसी प्रकार से झुंड, ठीक है, तो झुंड है वो भी क्या होता है, मुख्य रूप से जैसे भेड़ें वगैरह ही होती हैं उनका समूह है वो क्या कहलाता है, भेड़ बकरियों का समूह है वो झुंड भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में टुकड़ी, जैसे सेना है तो सेना, सैनिकों का समूह है वो क्या कहलाएगा, टुकड़ी कहलाएगा। पंक्ति, जैसे विद्यार्थियों का समूह है तो विद्यार्थियों का समूह क्या कहलाएगा, एक लाइन के अंदर खड़े हैं तो वो क्या कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। जैसे कई मनियों का समूह है तो वो क्या कहलाएगी, माला कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये समूह हैं। इसके बाद में ध्वन्यार्थक शब्द, है ना, ध्वनि के आधार पर और जिनका अर्थ है वो क्या हो, ध्वनि पर आधारित हो, वो ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। इनको भी अलग अलग उपभेदों के अंदर बांटा गया है। ध्वन्यार्थक शब्दों के अंदर देखो ये आम सी चीज़ है, दहाड़ना। अब दहाड़ अपन शेर के लिए यूज़ करते हैं, कुत्ता जब बोलता है तो अपन कभी नहीं कहते कि कुत्ता दहाड़ रहा है ना, कभी नहीं कहा जाता ये, है ना। भौंकना कुत्ते की आवाज़ के लिए यूज होता है। हिन हिनाना घोड़े के लिए, चिंगाड़ना हाथी के लिए, मीमियाना भेड़ या बकरी उसके लिए, रंभाना गाय के लिए, फुफकारना सांप, टर्राना मेंढक, है ना। ये थोड़ी कि शेर बोल रहा है अपन कहेंगे कि शेर टर्रा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, मेंढक टर्राता है। गुर्राना चीता, म्याऊं बिल्ली की आवाज़, ऐसे, है ना। पक्षियों की बोली के अंदर चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपीहा, काँव काँव कौवा की आवाज़, गुटरगु कबूतर, कुकड़ू कू मुर्गा, कुहुकना कोयल, ठीक है, ऐसे।
जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, ठीक है। जड़ पदार्थ मतलब स्थिर पदार्थ हैं और उनके अंदर यूँ अलग आवाज़ होती है, जो मुख्य रूप से निर्जीव जो चीज़ें हैं उनके लिए, निर्जीव जो शक्तियाँ हैं उनकी आवाज़। कड़कना बिजली, है ना। खटखटाना दरवाज़ा, छुक छुक रेलगाड़ी, गर्जना बादल, खन खनाना सिक्के, है ना। चूड़ियों के लिए भी यूज़ होता है ना, चूड़ियों के लिए भी खनखनाना या चूड़ियों के लिए भी यूज होता है। तो ये थे अपने शब्द विचार, शब्दों के बारे में अपन ने देखा। अब देखिए जो चीज़ अपन पढ़ करके आए हैं उसके आधार पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, और मैंने तत्सम तद्भव पढ़ाते वक्त बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि जहाँ चंद्र बिंदु आ रही है वो क्या है, सॉरी तद्भव के अंदर बताया था चंद्र बिंदु, तो जहाँ पर आपका आधा अक्षर आ रहा है या संयुक्त अक्षर जहाँ आ रहा है वो क्या थे, तत्सम, संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है। अश्रु, ठीक है ना। तो ये तत्सम तद्भव का वीडियो जब आप देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो, तो उसके अंदर बाकायदा आपको बार बार ये चीज़ मिलेगी कि जहाँ पर आधा अक्षर आ रहा है वहाँ 98-99% क्या होता है, तत्सम शब्द ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अश्रु शब्द। फिर निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द के अंदर देखो क्षत्रिय, जहाँ आधा आ गया तत्सम है, कृष्ण तत्सम है, गृह तत्सम है, ठीक है। गांठ, ये देखो चंद्र बिंदु आ रही है, कैसा है, तद्भव है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देशज शब्द के अंदर आम बोलचाल की भाषा के अंदर यूज होने वाला शब्द कौन सा, काच, ठीक है। उसके बाद में ताकत, सपना, थान, ये शब्द है ना, जैसे स्थान और थान, ये क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। ताकत ये विदेशी भाषा का शब्द है, सपना ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, देशज कौन सा है, काच शब्द है ये, है ना। यहीं पर अगर कांच लिखा होता, ऊपर चंद्र बिंदु आती, वो क्या होता, हिंदी भाषा का शब्द। इसके बाद में योग रूढ़, योग रूढ़ कौन से, जिसके अंदर दो शब्दों का योग होता है और तीसरा अन्य अर्थ निकलता है। तो विद्यालय में दो शब्दों का योग तो है, लेकिन विद्यालय मतलब जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है वह स्थान, सीधा अर्थ आ रहा है, शब्दों वाला ही अर्थ आ रहा है। दशानन, दशानन, दस का मतलब 10 संख्या, आनन मतलब मुख, ठीक है, ऐसे। लेकिन 10 मुख ऐसे नहीं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यह है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना मुख्य रूप से शब्द विचार का जो टॉपिक है, जिसके अंदर तत्सम तद्भव यानी उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अलग अलग अपने शब्द जो हैं वो सारे के सारे देखे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो है वो बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। और लगातार वीडियोज़ के ऊपर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी का वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।